610 में साउथ की तरफ सऊदी अरेबिया में प्रॉफिट मोहम्मद नाम का एक आदमी था। उसने 624 में मक्का के खिलाफ हुई बैटल ऑफ बद्र जीत ली। वहाँ के मंदिर को अल्लाह का पवित्र स्थल घोषित कर दिया। 600 में प्रॉफिट मोहम्मद की मौत हो गई, जिसके बाद सबसे बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि अगला कैलिफेट कौन होगा। इस सवाल ने इस्लाम रिलीजन को दो ग्रुप्स में बांट दिया, शिया और सुन्नी। शिया चाहते थे कैलिफेट मोहम्मद के परिवार का हो और सुन्नी चाहते थे कि मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा वोटिंग करके बनाया जाए जो इस्लाम को आगे तक लेकर जाए। और इसी के लिए 4 दावेदार सामने आए, अबू बकर अल सिद्दीक, उमर इब्न अल खत्ताब, उस्मान इब्न अफान और अली इब्न अबी तालिब। ये सभी राशिदून कैलिफेट कहलाते थे। अब उमय्यद कैलिफेट के अंदर ये एम्पायर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक, सीरिया, लेबनान, इजराइल, इजिप्ट, सूडान, लीबिया, अल्जीरिया, टूनिशिया, मौरितानिया, मोरक्को, स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, तुर्की, जॉर्जिया, अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान का सिंध, इन सब पर कब्जा करने के बाद उमय्यद ने जबरदस्ती मास कन्वर्शन करवाया। बेजेंटाइन को लगा कि अरेबियन की पावर कम हो गई है, अब वो अरेबियन पेनिनसुला तक ही सीमित रहेंगे। लेकिन अब की बार रूरल आसपास से नहीं बल्कि सेंट्रल एशिया के कोने से, जिसे अरेबियंस ने पहले कब्जा किया था, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। वहाँ से सेल्जुक ट्राइब्स जो सुन्नी मुस्लिम थे, उन्होंने अरेबियंस को अपनी तरफ से हटाकर खुद का एम्पायर बना लिया था और बढ़ते हुए अफगानिस्तान, ईरान, इराक से सीधे अजरबैजान, जॉर्जिया, आर्मेनिया और तुर्की तक फैल गया। अब 1071 में सेल्जुक एम्पायर अल्प अरसलन ने बिजेंटाइन को हराया, जिसे तुर्की के एनातोलिया का रास्ता उसके लिए साफ हो गया था। और इसी के बाद लाखों सेल्जुक ट्राइब्स वॉरियर्स वहां रहने आए और अपने छोटे छोटे राज्य बनाने लगे। इन्हीं सब ने 1077 में वहां एक बड़ा राज्य बनाकर उसे सल्तनत ऑफ ब्रह्म का टाइटल दिया। पर आगे जाकर इस एम्पायर के साथ भी वही होना था जो सबके साथ होता आया था। जैसे ही आखिरी सक्सेसर मरा, 1260 तक एम्पायर टुकड़ों में बंटने लगा, जिसमें आर्मेनिया को जॉर्जिया ने कब्जा लिया और ईरान, अफगानिस्तान, तुर्की के आसपास के एम्पायर के कब्जे में आ गया। पर सल्तनत ऑफ ब्रह्म में अभी भी सेल्जुक ट्राइब्स थी। साल 1300 की शुरुआत में 4 से 5 लोग हाईलाइट हुए। सल्तनत ऑफ ब्रह्म का ओस्मान, ईरान, अजरबैजान, आर्मेनिया में मंगोल लखानटे, ब्लैक शिप, व्हाइट शिप और सफाविद सूफी ऑर्डर। देखिए, सल्तनत ऑफ ब्रह्म के छोटे छोटे राज्यों में से एक राज्य का लीडर सामने आया, ओस्मान गाजा, जिसकी स्टेट सुन्नी मुस्लिम की मेजोरिटी की थी। उसने सभी राज्यों को एक करके नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया और 1299 में इसे ओटोमन एम्पायर का टाइटल दिया। ओस्मान की मौत के बाद उसके डिसेंडेंट ने वेस्ट के बेजेंटाइन एम्पायर को इन्वेट करना शुरू किया। इसी वक्त मंगोल्स की पावर एशिया से कम हुई तो मौके पर उन्हीं के मंगोलियन लखानटे ने आर्मेनिया, अजरबैजान और ईरान अपने पास रख लिया। और इसी की पीठ के पीछे अजरबैजान के पास अर्दाबिल शहर से सामने आया शेख सफी अल दीन अर्दाबिल। ये उस सदी के एक सुन्नी पीर माने जाते हैं। जब तक ये सिलसिला कम्युनिटी बढ़ रही थी, तब तक ओटोमन्स ईस्ट की तरफ एक्सपेंड करने लगे और इसी दौरान व्हाइट शिप से बैटल करके ईस्टर्न एनातोलिया भी ओटोमन्स ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसका फायदा उठाकर सफाविद डायनेस्टी ने व्हाइट शिप से ईरान छीनना शुरू कर दिया। दोनों के बीच बफर जोन बनने की वजह से व्हाइट शिप ने घुटने दे दिए और जिससे सफाविद का कब्जा पूरा हो गया। हालांकि वो यहाँ नहीं रुका। शिया मुस्लिम्स की मेजोरिटी वाले सफाविद ने अब की बार ओटोमन्स को चैलेंज किया, पर उसे ओटोमन की प्लानिंग नहीं पता थी। ओटोमन इजिप्ट, सीरिया को इन्वेड करके 1517 तक उमय्यद कैलिफेट के अरेबियन पेनिनसुला को अपने में मिला लेता है, जिससे उसका कंट्रोल मक्का और मदीना पर आ चुका था। उस वक्त मक्का मदीना जिसके राज्य में भी होता था, वो इस्लामिक देशों का राजा होता था और ओटोमन्स ने उमय्यद कैलिफेट के एम्पायर को जीता था, इसलिए उसको टाइटल मिला कैलिफेट, खलीफा का। जिसके बाद से ओटोमन्स अपने आप को वर्ल्ड के सारे मुस्लिम देशों का खलीफा मानने लगा। इस टाइटल को पाने के बाद ओटोमन्स ने सफाविद को तीनों तरफ से घेरना शुरू किया और 1555 आते आते वो आर्मेनिया पर भी कब्जा करने लगा, जिसके डर से सफाविद शाह अब्बास ने स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी बनाई और लाखों आर्मेनियंस को ईरान के अंदर माइग्रेट करना शुरू किया, जिसकी वजह से हजारों घर जलाए गए, लोगों को मारा गया। पर ओटोमन इससे नहीं रुका, उसने वेस्टर्न आर्मेनिया अपने कब्जे में कर लिया था। इतनी पावर हो जाने के बाद अब उसने ईस्ट की तरफ अपना एक्सपेंड रोककर वेस्ट में यूरोप की हारी हुई बैटल जीतने का सोचकर उसकी तरफ एक्सपेंशन वापस से शुरू कर दिया। 1683 में
ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना पर दूसरी बार अटैक किया। पर इस बार जो हार ऑटोमन्स को मिली उसने इनकी पूरी ताकत हिला दी थी। पूरे विश्व में इस हार की बात होने लगी, जिससे गुस्से में आकर 1699 में फिर ऑटोमन्स खलीफा ने बैटल करना चाही, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ट्रीटी ऑफ कर्लोविट्ज के तहत हंगेरिया के बड़े बड़े इलाकों पर ऑस्ट्रिया का कब्जा आ चुका था और वही ईस्ट में ईरान पर अफगानिस्तान ने कब्जा करना शुरू कर दिया था, जिन्हें लोकल्स के नादिर शाह ने वहां से भगा दिया था। पर उसकी मौत के बाद बहुत सारी ट्राइब्स इसमें घुस आई, जिसमें से कजर डायनेस्टी के राजा आगा मोहम्मद खान कजर ने 1796 में अपना एम्पायर खड़ा कर लिया। ऑटोमन्स को यूरोप से मार पड़ी तो इसे छुपाने के लिए उसने ईरान पर कब्जा जमाना शुरू किया, पर उसे इतनी सी भी भनक नहीं थी कि इसके पापों का प्रसाद देने नॉर्थ से रशिया आ रहा है, जो उस वक्त का सोवियत यूनियन था। ऑटोमन्स के बढ़ते अत्याचार को देखते हुए जॉर्जिया के राजा ने रशिया के साथ अलायंस कर लिया। 1804 से 1813 के बीच में नॉर्थर्न अजरबैजान और 1828 तक ईस्टर्न आर्मेनिया, जिसे आज तक ऑटोमन्स नहीं जीत पाया था, और ग्रीस, बल्कन्स जैसे देश जिन्हें जीतने में उसे सालों लगा दिए थे, उसे रशिया ने एक झटके में छीन लिया था और आर्मेनियंस की जान बचाने के लिए कोकस प्रोविंस में उन्हें शामिल करना शुरू कर दिया था, जिससे उनके ट्रेड, पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, एजुकेशन में ग्रोथ हुई। पर यह सारा नजारा ऑटोमन्स के लिए पैरों तले जमीन खिसकने जैसा था। एक तरह से शिकारी अब खुद शिकार बन चुका था। उसे डर लग रहा था कि उसके मुंह से वेस्टर्न आर्मेनिया भी छीन लिया जाएगा, जो कि उसके और रशिया के बीच एक बफर जोन बनकर उसे रशिया से बचाए हुए था। कहीं वेस्टर्न आर्मेनिया भी उससे न छीन लिया जाए, इसलिए ऑटोमन्स ने वहाँ के नॉन मुस्लिम पर ज्यादा टैक्सेस, बेफजूल कानून और अत्याचार करना शुरू कर दिया। जब उन्होंने रिफॉर्म्स मांगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिया गया और 1894 से 96 के बीच सुल्तान अब्दुल हामिद II ने हामिदियन मास्कर करके 1 से 3 लाख नॉन मुस्लिम आर्मेनियंस को मरवा दिया और हजारों को घर से निकाल दिया, जिसकी वजह से वेस्टर्न आर्मेनिया का भरोसा रशिया की तरफ वापस बढ़ने लगा। 1908 तक सुल्तान ऑटोक्रेटिक हो चुका था। उसने 1876 के कॉन्स्टिट्यूशन को सस्पेंड करके हर तरह की इंडिपेंडेंस पर पाबंदी लगा दी थी, जिसकी वजह से उसी के आर्मी के ऑफिसर्स ने एक कमेटी ऑफ यूनियन एंड प्रोग्रेस कप बनाई, जिसे यंग टर्क्स भी कहते हैं। कप के लीडर्स ने सुल्तान पर दबाव बनाकर 1876 का कॉन्स्टिट्यूशन वापस लागू करवाया और इलेक्शन करवाकर पार्लियामेंट में अपनी पकड़ बना ली। अब की बार आर्मेनियंस को लगा कि रिफॉर्म्स मिलेंगे, लेकिन सत्ता में आते ही कप की पॉलिसीज भी पैन टर्किस्ट हो गई, जिसका मकसद था हर एक एम्पायर के लोगों को मुस्लिम बनाना और उसे टर्किश एम्पायर में मिलाना। और इसी बीच पुराने सुल्तान को हटाकर महमद V को सुल्तान बनाया गया, जिससे पूरी पावर कप के हाथ में आ गई। जब तक ऑटोमन्स में ये सब हो रहा था, तब तक यूरोप से इनका पत्ता कट चुका था, जिसकी वजह से 1912 में हजारों मुस्लिम रेफ्यूजीज वापस आए और सोसाइटी अनस्टेबल हो गई और इनके जीते हुए लगभग एम्पायर रिवॉल्यूशन करके को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर करने लगे थे, तो कुछ बैटल्स पर उतर आए थे। अब ऑटोमन्स की इस बुरी तरह की हालत को देखकर वर्ल्ड में उसे सिक मैन ऑफ यूरोप का टाइटल दे दिया गया था। विश्व में नाक कटना, जगह जगह से हारना, रशिया का आगे बढ़ना, आर्मेनिया का रशिया में जाना, इसने ऑटोमन गवर्नमेंट को ऐसा सदमा दिया कि उसने अपने पूरे एम्पायर में नॉन मुस्लिम्स और खास करके आर्मेनियन सिटीजन्स को मारने का ऐलान कर दिया। और इसी बीच दुनिया में सबसे बड़ा हादसा हुआ, जिसने ऑटोमन्स के लिए यह काम को और आसान बना दिया। वर्ल्ड वॉर 1। After the assassination of Archduke Franz Ferdinand, Austria-Hungary declared war. By the end of 1916, the Allies, led by the French and British, had been fighting the Germans on the Western Front for more than 2 years, with heavy losses on all sides. 1914 में जब वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हुआ, तब ऑटोमन्स ऑस्ट्रिया, जर्मनी और रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, इन दोनों के अलग अलग अलायंस बन गए। इस अलायंसेस के बाद कोकस रीजन में दोनों आर्मीज का डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन हुआ। इस वॉर में ऑटोमन्स ने जर्मन्स और नेपोलियनिक टैक्टिक्स फॉलो करी थी, जिसमें हाईली मोबिलाइज्ड ट्रूप्स को कोकस पहुंचकर वहां के मुस्लिम को रिवोल्ट के लिए इंस्पायर करना था। पर विंटर की वजह से वो नाकाम रहे। 25,000 से ज्यादा सोल्जर्स बैटल के शुरू होने से ही पहले मर गए, जिसमें से 1915 तक आते आते रशिया ने ऑटोमन्स को घुटनों पर ला दिया। हालांकि इस वॉर में रशिया का भी नुकसान हुआ, पर ऑटोमन्स की आर्मी की स्ट्रेंथ
जो 1,18,000 थी वो 42,000 पर आकर गिर चुकी थी, जिससे डर कर ये अपनी जान बचाकर भागने लगे। 1918 में वर्ल्ड वॉर एंड हो गया और साल 1923 में ओटोमन हर जगह से टूट गया और सिर्फ यूरेशिया में बच गया, जिसके बाद नई सरकार आई और उसने पुरानी सभ्यताओं को बदलकर रिपब्लिक ऑफ तुर्की स्टैब्लिश किया, जिससे दुनिया के सामने नया नाम आया तुर्की। इस वक्त तक तुर्की में 1% भी आर्मेनियंस और नॉन मुस्लिम्स नहीं थे।